तो जैसे कि आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा था, एना अपनी पावर को कंडेंस करते हुए उसे छोटे छोटे पार्टिकल में बांटते हुए एक नई पावर को अवेकन करती है, जहाँ पे अगले दिन सबको इस बारे में पता चल जाता है और नाइटिंगेल रोलैंड को उसकी नई पावर दिखाने के लिए एना के पास ले जाती है। अब आगे हम देखते हैं नाइटिंगेल आगे बढ़ती हुई कह रही होती है उसके बॉडी में एक मैजिक जम चुका है जो कि क्यूब की तरह है और वो लगातार घूमते रहता है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड कहता है क्या ये सच है? तो नाइटिंगेल उससे कह रही होती है जब कोई विच अवेकन होती है तो उसकी बॉडी में मैजिक इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। शुरू में ये बिल्कुल धुएं जैसा पतला होता है, लेकिन कुछ सालों में धीरे धीरे ये एक मल्टी कलर्ड और गैसियस वॉर्टेक्स हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए वेंडी का ये मैजिक ये व्हाइट है, जहाँ पे लीफ का ग्रीन है, जहाँ पे एना का मैजिक पहले से ही इनक्रेडिबली पावरफुल है, जहाँ पे जब वो मैच्योर हो गई तो ये और भी ज्यादा इकट्ठा हो गया और एक बहुत ही डीप कलर में बदल गया। लेकिन अभी उसके बॉडी में ये मैजिक ये बिल्कुल एक फिस्ट के साइज के एक क्यूब का शेप ले लिया है। ये बिल्कुल ठोस है और ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि रोलैंड नाइटिंगेल के साथ एना से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे पहले से ही सारी की सारी विचेस मौजूद होती है। जहाँ पे रोलैंड एना से कह रहा होता है तो एना बताओ आखिर कल रात क्या हुआ था? तो एना उससे कह रही होती है कल रात मुझे याद था कि आपने क्लास में क्या बातें की थी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें लिक्विड हो या सॉलिड हो या फिर गैस हो, ये सारी चीजें छोटी छोटी बॉल से बनी हुई है। जहाँ पे मैंने ये इमेजिन किया कि मेरी जो फिल्म है वो काउंटलेस बॉल से बना हुआ है, फिर मैंने उनके बीच कड़िया यानी कि लिंक्स ढूंढने की कोशिश की और उन्हें दूर दूर तक फैलाती रही, जिससे कि मेरी फिल्म ये बदलनी चेंज हो गई और अब ये काले धागे की तरह है और मैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इसे काट सकती हूँ और इसके साइज को चेंज कर सकती हूँ। जहाँ पे मैं जानती हूँ कि अगर मैं एक डोरी का यूज करूँ और एक सिरे को एक पॉइंट पर पकड़ूं तो मैं एक एक्यूरेट सर्कल बना सकती हूँ। जहाँ पे आपने बताया था सर्कल का एरिया उसके रेडियस के स्क्वायर को पाई से गुना करके मिलती है, जहाँ पे पाई 3.14159926 के इक्वल होती है। तो मैंने इस चीज को काटने के लिए उस इक्वेशन का यूज किया। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उसे एक मेटल का सर्कल देती है, जो कि देखते हुए रोलैंड कहता है अच्छा तो ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे अपनी नई एबिलिटी दिखाओ। उसकी बातें सुनते हुए एना अपनी ब्लैक फ्लेम का यूज करती है, जो कि देखते रोलैंड कहता है कि क्या एक ब्लैक फ्लेम? तो क्या तुम इसका शेप अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हो? तो उसकी बातें सुनते हुए एना एक चुटकी बजाती है और इसी के साथ उसे एक क्यूब में बदल देती है, जहाँ पे उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसे एक डोरी में बदल देती है और उसे बहुत कुछ बनाने लगती है। जो कि देखते रोलैंड कह रहा होता है तो क्या तुम इसे इतना ज्यादा पतला बना सकते हो? तो एना उससे कह रही होती है हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ तो आप इसे छू नहीं पाओगे और अगर आप ऐसा करते हो तो आपका ये हाथ ये कर सकता है। ये बहुत ही ज्यादा पतला है लेकिन इसे खींचना ये मुश्किल है, जहाँ पे मैं बिल्कुल ग्रीन फायर की तरह इसके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग टेम्परेचर पर कंट्रोल कर सकता हूँ। जो कि देखते रोलैंड कह रहा होता शायद मेरी हिपोथेसिस बिल्कुल करेक्ट थी। ये मैजिक ये एक टाइप की एनर्जी है, जहाँ पे विच इसे रिलीज करने का एक जरिया है, जहाँ पे इसका इफेक्ट कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है हालांकि ये चीज इन विचेस पर डिपेंड करती है जो कि इसे कंट्रोल करती है, स्पेशली विचेस के थॉट्स। एग्जाम्पल के लिए जिसने पहले कभी भी प्लेन नहीं देखा है उसके लिए आसमान में उड़ता हुआ एक बड़ा सा मेटल बर्ड को इमेजिन करना ये सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और अगर ये माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी और नॉलेज का एक्सटेंट है जो किसी मैजिक पर कंट्रोल को लिमिट पे रखती है, तो इस मैजिक के समझ को दुनिया की हाई लेवल की समझ के साथ बढ़ाया जा सकता है। जहाँ पे एना ने इस व्यू पॉइंट से एक्सेप्ट किया है कि ये सारे चीज छोटे छोटे एटम से बनते हैं और इसी तरह उसने एक नई एबिलिटी को जन्म दिया। सच में वो एक रियल जीनियस है। इसी के साथ वो उसके सर के ऊपर हाथ रखता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मैंने डिसाइड कर लिया है तो विच यूनियन के मेंबर्स मैं ऑफिशियली क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। उसकी बातें सुनते हुए वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कहते कि क्या क्लासेस? तो रोलैंड कह रहा होता है स्क्रॉल तुम यहाँ के हर किसी के फर्स्ट टीचर हो। तो ये सुनते स्क्रॉल काफी हैरान होती है और कहती है क्या आप मुझसे स्टार्ट करना चाहते हैं सर? तभी नाइटिंगेल वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो रोलैंड उसे रोकते हुए कह रहा होता है नाइटिंगेल भागने की कोशिश मत करो, तुम्हें भी ये चीज सीखना होगा। तभी हम देखते हैं कि मून कह रही होती है क्या मैं भी ये कर सकती हूँ? जो कि देखते रोलैंड उससे कह रहा होता है हाँ तुम ऐसा कर सकती हो, वैसे भी ये चीज तुम्हारी एबिलिटीज में हेल्प करेगा, जहाँ पे ये नॉलेज ये तुम लोगों को फेट बदल देगा और स्टडी तुम्हारी फ्यूचर को शेप देगा। तो आज से मंडे टू फ्राइडे सभी लोग लिविंग रूम में मिलेंगे, जहाँ पे तुम सभी बेसिक रीडिंग और राइटिंग शुरू करोगे। यहाँ पे नाइटिंगेल अजीब सा चेहरा बनाती है।
इसी के साथ हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पर रोलैंड एक सोल्जर से कह रहा होता है, मैं फोर्ट्रेस पर मुर्गियाँ और बतखों को खरीदने के लिए किसी को भेजूंगा और मैं आपको हमारी वेस्टर्न बॉर्डर के कुछ लैंड भी सौंपूंगा, तो प्लीज लाइव स्टॉक बढ़ाइए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्लीज डाइटरी और ब्रीडिंग हैबिट्स कम कर दीजिए। जहाँ पे अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम्हारी एकमात्र पसंद नॉर्थ एंड माइंस होगी। उसकी बातें सुनते हुए वो नाइट कह रहा होता है, ठीक है महाराज। इसी के साथ वो नेक्स्ट आदमी को बुलाता है, जहाँ पे ये सब देखते हुए नाइटिंगेल उससे कह रही होती है, महाराज क्या आपने ये नहीं कहा था कि आप इन पकड़े गए नाइट्स को टाउन के टीचर बनाने वाले हो, लेकिन आपने उन्हें मुर्गियाँ पालने और खेती की देखभाल करने का काम क्यों सौंपा? तो रोलैंड कह रहा होता है, कौन जानता था कि उनके चमचमाती स्वॉर्ड की स्किल को देखते हुए उनके शौक इतने ज्यादा अजीब होंगे। स्प्रिटिंग वुल्फ का नाइट सनी डेली, द नाइट ऑफ मूसे क्रिस डेसिया। वैसे भी बॉर्डर टाउन की प्रायोरिटीज उनसे मेल खाती है, तो उन्हें जैसा अच्छा लगता है हम उन्हें वैसा ही करने देते हैं। और वैसे भी हमेशा ऐसे नाइट्स होते हैं जो कि लिटरेचर और बैटल दोनों में ही काफी ज्यादा स्किल्ड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए लायन स्क्वाड्रन के कैप्टन को ले लो, जो कि वेस्टर्न रीजन पे सभी नाइट्स के रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पर था। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने फेरलिन एल्टेक आता है, जो कि उसके सामने आते हुए झुक जाता है। तो ये देखते हुए नाइटिंगेल रोलैंड से कह रही होती है, ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है, जो कि देखते हुए रोलैंड मनी मन कह रहा होता है, ये बिल्कुल ग्लैमर जैसा लगता है। इसकी वजह से फर्स्ट इंप्रेशन में ही मैं इसके 5 पॉइंट कट कर देता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो जो फेरलिन एल्टेक होता है वो कह रहा होता है, महाराज मैं लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस की आपकी सक्सेस घेराबंदी के लिए ईमानदारी से आपको कांग्रेचुलेशन कहता हूँ और आपको थैंक यू कहता हूँ, और अगर आपको मेरी किसी भी सेवा की जरूरत है तो प्लीज मुझे ऑर्डर दीजिए। तो रोलैंड उससे कह रहा होता, क्या तुम मुझे थैंक यू कह रहे हो? वैसे क्या तुम ड्यूक रियान के सबसे बेस्ट वॉरियर में से एक नहीं थे? तो उसकी बातें सुनते हुए फेरलिन उससे कह रहा होता है, हाँ महाराज सचमुच में उनका सबसे करीबी नाइट था और मैंने अकेले ही उनकी सेवा करने की कसम खाई थी। हालांकि उन्होंने वेस्टर्न रीजन में अपनी पावर को अब्यूज किया, यहाँ तक कि उसने मेरी वाइफ एलिन का भी फायदा उठाया, जहाँ पे मैं हमेशा ड्यूक के असैसिनेट का चांस का वेट करता रहा जब तक कि उसका सामना बॉर्डर टाउन से नहीं हुआ। हालांकि मैं खुद उससे बदला नहीं ले पाया, लेकिन एलिस उस नाइटमेयर से बच गई जो कि ड्यूक था, और मैं भी उसके शैडो से बाहर निकलने में कामयाब रहा। तो प्लीज मुझे एक बार थैंक यू कहने की इजाजत दीजिए। तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल रोलैंड से कह रहा होता है, ये सच कह रहा है? तो रोलैंड कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, तो क्या तुम लिटरेट हो? क्या तुम पढ़ना लिखना जानते हो? तो उसकी बातें सुनते हुए फेरलिन उससे कह रहा होता है, हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ। तो रोलैंड उससे कहता है, बहुत अच्छे। 20 सालों तक माइंस की गुलामी करने के बजाय तुम एक स्कूल टीचर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल हो, और यहाँ पर ना सिर्फ तुम्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिलेगी बल्कि तुम अच्छा खासा कमा भी सकते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए फेरलिन उससे कह रहा होता है, प्लीज माफ करिए महाराज, क्या आपका मतलब यह है कि फिर सभी नाइट्स जो कि पढ़ने या लिखने में अनेबल है उन्हें माइंस में भेज दिया जाएगा? तो रोलैंड कह रहा होता है, हाँ ऐसा ही है। जो कि देखते हुए फेरलिन कह रहा होता है, महाराज एक और सर्वाइवर है हेरोल्ड नाम का बूढ़ा आदमी, जो कि अनपढ़ नाइट है, लेकिन वो पहले से ही 50 साल के ऊपर पहुंच चुका है और मुझे डर है कि वो माइंस में काम नहीं कर सकता है। तो क्या मैं उसकी आजादी गोल्डन रॉयल से खरीद सकता हूँ? तो रोलैंड उससे कह रहा होता है, खैर मुझे डर नहीं लग रहा है। इसके अलावा मेरी जो माइंस ये गंदी कोयले की गुफाएं नहीं है, हमारे पास भाप का इंजन है जो कि पानी पंप करता है और भारी सामान उठाता है। इसी के साथ माइनर्स को छुट्टियां भी मिलती है, तो क्या ये ठीक है? तो उसकी बातें सुनते हुए फेरलिन उठ जाता है, जो कि देखते हुए नाइटिंगेल आगे बढ़ती है और फाइट करने के लिए तैयार होती है। तभी फेरलिन कह रहा होता है, महाराज मेरे पिता के पास एक ट्रीजर का नक्शा है जो कि जनरेशन से चला आ रहा है, जहाँ पे खजाने का लोकेशन मिस्टी फॉरेस्ट के गहराई पर है, और अब जबकि आप वेस्टर्न रीजन को कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आप ही है जिनके पास वहाँ पे खुदाई करने का प्रिविलेज है, जहाँ पे वो मैप दशकों से हमारी संपत्ति के तहखाने में है, जहाँ पे मेरे पिताजी ने मुझे कभी भी वहाँ पर जाने नहीं दिया। जब मैं छोटा था तब मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला था, तो प्राइड से भरा हुआ वो पर्सन उस लेजेंडरी ट्रीजर को ढूंढना चाहता था, जहाँ पे मैं उस तहखाने पर गया था और उस मैप को बाहर निकाल लिया। हालांकि उस मैप का एक रिच हिस्ट्री था, इसके सिंबल्स और टेक्स्ट पर घिसाव का कोई भी निशान नहीं था, और अजीब बात यह है कि इसे चारकोल पेंसिल या कलम और स्याही से नहीं बनाया गया था। ये बिल्कुल इनक्रेडिबल था। लेकिन कुछ समय बाद मैंने स्टेट छोड़ दिया। मैं खजाना खोजने के लिए अपनी यात्रा पर निकलने वाला था, लेकिन ड्यूक ने मुझे एक नाइट के रूप में भर्ती कर लिया। लेकिन अब मैंने मरने तक हमारे महाराज को सर्व करने का डिसीजन ले लिया है। अब ये मैप आपके हाथों में, यानी कि वेस्टर्न रीजन के रूलर के हाथ में होना चाहिए। तो प्लीज इस मैप के बदले हेरोल्ड को जाने दीजिए। जहाँ पे ये देखते हुए नाइटिंगेल उसे पकड़ती है, जो कि देखते रोलैंड मनीमन कहता है, हाँ ठीक है मैं जान चुका हूँ कि वो सच कह रहा है। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, मैं सिचुएशन को समझ सकता हूँ, प्लीज मुझे इस मैप पर एक नजर डालने के लिए दो, और अगर ये मैप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग निकलता है जैसे कि तुम कह रहे हो, तो मैं तुम्हारे इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लूंगा। उसकी बातें सुनते हुए फेरलिन उस मैप
मैप को बाहर निकालता है और रोलैंड को दे देता है, जो कि देखते हुए रोलैंड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे वो उसमें एक सिंबल को देखता है जो कि ट्रायंगल होती है। ये देखते हुए वो कह रहा था क्या टकीला। इसी के कुछ समय बाद वो स्क्रॉल को बुलाता है, जहाँ पे स्क्रॉल उससे कह रही होती है अगर ये मैप ये रियल डील है तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट कोइंसिडेंस होगा। इस मैप के अंदर जो सिंबल है ये एंशिएंट बुक्स में भी रिकॉर्डेड है और इससे ये भी साबित होता है कि चर्च ने एक बार शैतानों को पीछे हटाने के लिए गहरे इलाकों में एक सिटी को बिल्ड किया था। हालांकि मुझे नहीं पता कि चर्च ने इतिहास से इस हिस्से को क्यों मिटा दिया। और अगर इस टकीला में अंडरग्राउंड रूइंस वैसे ही है जैसे कि हमें उसी ईस्टर्न फॉरेस्ट में मिले थे तो हमें शायद कुछ क्लूज मिल सकते हैं। लेकिन आखिर चर्च ने डेविल्स के अस्तित्व को क्यों छिपाया और उन्होंने डेविल्स से फाइट क्यों की, जिसके बाद फिर कभी उनका जिक्र क्यों नहीं किया और आखिर वो लोग ऐसा एक्ट क्यों करते हैं जैसे कि मानो विचेस ही डेविल्स हो। वहाँ पे नाइटिंगेल आती है और कह रही होती है महाराज प्लीज मुझे नाइट की फैमिली स्टेट को जांच करने की इजाजत दीजिए और देखने दीजिए कि आखिर वहाँ पे कुछ है कि नहीं। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है ये इतना अच्छा आइडिया नहीं है। सेंचुरीज पहले का ये मैप जो कि कई जनरेशन से चली आ रही है तो यहाँ पे जाना किसी जोखिम से भरा हो सकता है और वैसे भी हम टकीला के रूप में मार्क किए गए इस प्लेस से निपटने में ज्यादा बिजी रहेंगे तो इसे बाद में करने के लिए छोड़ दो। हालांकि इस टेरेड लोकेशन हमसे कम से कम 50 मील दूर है जहाँ पे सिर्फ लाइटनिंग ही एक दिन से कम समय तक वहाँ पे पहुँच सकती है। तो चलो लाइटनिंग से उस फॉरेस्ट का पता लगाते हैं, क्या पता हमें कुछ मिल जाए। साथ ही हम इस ट्रीजर के सब्जेक्ट को किसी और टाइम के लिए छोड़ देंगे। वैसे भी मुझे भी नॉर्थ एंड माइंस की ओर जाना होगा। इसी के साथ स्क्रॉल से क्या रहा होता है स्क्रॉल आज रात सभी को बॉबल सिखाना और अगर तुम्हें मटेरियल्स की और भी ज्यादा कॉपीज चाहिए तो तुम सोराया को जाके बोल सकते हो। इसी के साथ हाँ मुझे तुम्हें कुछ देना है। तो उसकी बात सुनते हुए नाइटिंगेल काफी हैरान होती है और उससे कह रही होती रुको महाराज ये ड्रॉर ये तो मेरा है। अभी हम देखते हैं कि रोलैंड उस ड्रॉर को ओपन करता है जिसमें कई सारी मछलियां होती है जो कि देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे उससे कह रहा होता रुको मुझे एक सेकंड दो तो आखिर ये सब क्या है। इसी के साथ वो उस ड्रॉर के अंदर से एक बॉक्स को बाहर निकालता है जहाँ पे वो स्क्रॉल से कह रहा होता है जब से हम पहली बार मिले हैं मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए सूटेबल होगा। उसकी बातें सुनते हुए स्क्रॉल उस बॉक्स को ओपन करती है जिसके अंदर एक चश्मा होता है जहाँ पर रोलैंड उसे कह रहा होता है प्लीज बॉटाउन के एजुकेशन के लिए अपना बेस्ट ट्राई करना मिस स्क्रॉल। तो ये सब देखते हुए नाइटिंगेल रोलैंड से कह रही होती है महाराज जहाँ तक मुझे याद है स्क्रॉल की आंखों में कोई भी दिक्कत नहीं है उसे सब कुछ दिखाई देता है। तो रोलैंड उससे कह रहा होता है हाँ मुझे पता है लेकिन इन ग्लासेस में फ्लैट लेंसेस होती है इसलिए ये विजन करेक्शन के लिए नहीं है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इस चश्मे के साथ उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और इसी के साथ ये स्क्रॉल के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। ये उसकी नॉलेज के प्रेजेंस को सामने लेके आता है जहाँ पे ये उसकी कॉन्फिडेंस को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। इसी के साथ वो काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है जो कि देखते नाइटिंगेल बहुत ही अजीब सा चेहरा बनाती है। तभी हम देखते हैं कि स्क्रॉल उस चश्मे को पहन लेती है। इसी के कुछ समय के बाद हम बाहर देखते हैं जहाँ पर रोलैंड के हाथों में एक रॉड होती है जहाँ पे वो कह रहा होता है ये मेटल पोल ये राउंड और लॉन्ग है जहाँ पे इसकी मोटाई दोनों सिरों पर काफी हद तक एक ही जैसी है और इसी के साथ इसकी जो हार्डनेस है ये काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग है जो कि देखते हुए एना बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जहाँ पर रोलैंड उसे देखते हुए मनीमन कह रहा होता है उसकी हाई इंटेंसिटी मैजिक बीम इमेसुलेट प्रिसीजन को काटने में सक्षम है लेकिन टाउन की इंडस्ट्री सिर्फ उसके अकेले के दम पर चलाया नहीं जा सकता। तभी नाइटिंगेल उससे कह रही होती है लेकिन महाराज हालांकि एना के बीम की स्ट्रेंथ और स्टैमिना इंक्रीज हो चुकी है लेकिन उसकी रेंज ये अभी भी लिमिटेड है। जहाँ पे एना कह रही है तो सच में मेरी रेंज बस 15 पेसेस ही है। तो नाइटिंगेल 10 पेसेस कहती है जो कि देखते हुए रोलैंड थोड़ा सा हैरान होता है जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो नाइटिंगेल कह रही होती है ये बहुत ही ज्यादा अजीब है मेरे मैप के अकॉर्डिंग एना की फ्लेम सिर्फ 10 कदम तक ही सीमित है। एना कह रही होती है लेकिन मैंने 15 गिना है जो कि देखते रोलैंड मनीमन कह रहा होता है मैं समझ चुका हूँ ये सब उनके पैरों की लंबाई की वजह से माप कम हो गया है। जहाँ पे नाइटिंगेल के पैरों की लंबाई एना से बहुत ही ज्यादा बड़ी है तो इसी वजह से उसकी गिनती 10 तक हुई है। लेकिन ये इस बारे में सोचने का टाइम नहीं है। इस दुनिया का मेजरमेंट सिस्टम ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। ज्यादातर लोग अपने पैरों से दूरी को मापते हैं जिससे कि ये जो दूरी होती है ये गड़बड़ हो जाती है। इसी के साथ वो कह रहा होता है क्योंकि हम इंडस्ट्रियल एरा की शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे बेसिक बातों पर काम करना होगा और एना के जरिए प्रॉपर मार्किंग के साथ रूलर को काटना या शुरू करना होगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें क्लियर वाटर पोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम गार्जिया के सेनापति को देखते हैं जो कि कह रहा होता है ईगल सिटी का थैंक्स जिसकी वजह से हमारे जो पोर्ट से ये बिजनेस से बिल्कुल भरे पड़े हैं और जल्दी वो स्लेव ब्लैक स्केल फ्लीट में ज्वाइन हो जाएंगे जहाँ पे वो पेनिनसुला के चारों ओर घूम सकते हैं। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है किंगडम में अब कोई ऐसा नहीं है जो कि क्लियर
वाटर क्वीन को रोक सके। और अगर ऐसा पहले हुआ होता तो तुम जरूर ग्रे कैसल के सिंहासन पर बैठे हुए होते, लेकिन आखिर तुमने अपने सेटिस्फेक्शन पर एक भी निशान क्यों नहीं दिखाया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे खबरें दौड़ते हुए आता है और कह रहा होता है महारानी द सैंडस्टोन और एबनॉय क्लैन ने एक मीटिंग का रिक्वेस्ट किया है। उसकी बातें सुनते हुए वो सेनापति कह रहा था ठीक है उन्हें यहाँ पे लेके आओ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एबनॉय क्लैन का हेड आता है और साथ ही काबारा जो कि सैंडस्टोन के क्लैन की हेड होती है, वो दोनों ही वहाँ पे आते हुए उन्हें ग्रेट करते हैं। जहाँ पे काबारा कह रही होती है महारानी पिछले दिनों से मतलब पिछली लड़ाई के बाद से हमारे वॉरियर्स है उनमें बहुत ही ज्यादा थकान और कमजोरी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वो सिर्फ नए पिल्स के इफेक्ट के अंदर स्टेबलिश होते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमें और भी ज्यादा दवाई दीजिए। तो मोनी कह रहा होता है हाँ मैं भी यही चाहता हूँ। जो कि देखते गार्ड से कह रही होती है इनका प्रोड्यूसिंग प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसी के साथ मेरे पास इतना ज्यादा स्टॉक नहीं है, तो प्लीज अगले बैच के आने तक का वेट करे। अभी मोनी कह रहा होता है क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ कि हमें कितनी देर तक इंतजार करना होगा। तो गार्ड से कह रही होती है माफ करना लेकिन हमारे पिल्स के बारे में सारी जानकारी सीक्रेट है, तो प्लीज पेशेंटली वेट कीजिए। और इसी के साथ पेमेंट के लिए गोल्डन रॉयल्स या फिर स्टिक्स वाटर को प्रिपेयर करना याद रखना। तो एबोनी कह रहा था लेकिन मैजेस्टी। तभी वो सेनापति उसे बाहर जाने के लिए कहता है और उन्हें भगाते हुए गार्ड से कह रहा होता है ये सोचने के स्टैंडेशन के वीकलिंग्स इतने ज्यादा लालची हो सकते हैं। वो गॉड इज कैबारा वो महज गिरी हुई विच है। तो उसके बाद सुनते हुए गार्ड से कह रही होती नहीं ये बात नहीं है। तो सेनापति उससे कह रहा होता है महारानी क्या आप उन्हें पिल्स के बारे में चिंतित है। तो गार्ड से कह रही होती है अगर मैं चाहती हूँ कि चर्च प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ाए तो मैं सिर्फ क्लियर बॉर्डर पोर्ट के प्रीस्ट को आजाद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में चिंतित नहीं हूँ। मैं जिस बारे में चिंतित हूँ के साथ वो सेनापति को एक लिफाफा देता है जहाँ पे वो कह रही होती है यहाँ में इसमें हमारे जासूस की एक रिपोर्ट है जहाँ स्प्रिंग के 22 तारीख को चर्च द किंगडम ऑफ इटरनल विंटर के कैपिटल पर अटैक करेगी, वो भी इस बेसिस पर कि क्वीन लेना वो एक बिच है जो कि छुप रही है और इसके बाद इसकी अथॉरिटी पूरे के पूरे किंगडम पर अनाउंस की जाएगी। जो कि देखते हुए वो सेनापति बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। जहाँ पे गार्ड से कह रही होती है मैं क्लियर वाटर पोर्ट के ओशियन व्यू से थक चुकी हूँ, तो ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला कोई नया जगह क्यों नहीं ढूंढते हैं। तो उसकी बात सुनते हुए सेनापति कह रहा होता है लेकिन मैजेस्टी आप तो इटरनल विंटर के केओस का एडवांटेज लेने वाले थे। तो गार्ड से कह रही होती है हाँ बिल्कुल सही, लेकिन मेरा बेवकूफ भाई वो ईस्टर्न रीजन को यूनिफाई करने में बिजी रहेगा और उसके पास मुझसे निपटने के लिए इतने भी ज्यादा लोग नहीं होंगे। और जहाँ तक रोलैंड की बात है तो मैं सरप्राइज हूँ कि वो लॉन्गसंग फोर्ट्रेस को हराने में कामयाब रहा। ऐसा लगता है कि हमारे पिता के शाही ऑर्डर ने आखिरकार उसके दिमाग के सेल्स को एक्टिवेट होने के लिए मजबूर कर दिया। खैर मैं उसे कांग्रेचुलेशन कहना चाहती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा उस छोटे से टाउन में छिप जाएगा। ऐसा लगता है कि उसका पैथेटिक सेल्फ बदला नहीं है। जब हम छोटे थे तो मुझे उसे इतना ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब मैं इटरनल विंटर के थ्रोन पर बैठूंगी तो मैं उसे मेरे पैरों पर गिरने के लिए मजबूर कर दूंगी और उससे माफी मंगवाऊंगी। तो ये सब देखते हुए वो सेनापति मनी मन कह रहा होता है तो ये सच है, तो मैं हेवन से किसी ब्लेसिंग की जरूरत नहीं है, तुम अपने हाथों से ही सब कुछ अकॉम्प्लिश कर सकती हो और यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि तुम्हारे एडवांसिंग स्टेप्स को रोक सके। आप कमाल की हो। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाई ने टाइफून से कह रहा होता है टाइफून सर आखिर इटरनल विंटर की सिचुएशन कैसी है। तो उसकी बातें सुनते हुए टाइफून कह रहा होता है कैपिटल में एरिस्टोक्रेट्स के अलावा यहाँ पर कुछ ही विरोधी है। इसी के साथ वहाँ के सिटीजन भी किंगडम को कंट्रोल पर लेने के लिए हमारा वेलकम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इससे हम डेल्यूजनल एरिस्टोक्रेट से छुटकारा पालेंगे। तभी इधर कह रही होती है क्या ऐसी बात है, मुझे नहीं लगता कि हमें साथ रहने के लिए कम रईसों की जरूरत होगी, और अगर ऐसा होता है तो मैं ये कहते हुए वो हंसने लगती है। तभी मायने कह रहा होता है हमें वॉर को डिक्लेयर करने से पहले तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि किंगडम स्टेबलाइज नहीं हो जाए, इससे रेवोल्यूशन के चांसेस से कम हो जाएंगे। जहाँ पे चर्च अपने गवर्नरों के जैसे ही ऑथोरिटीज को अज्यूम करेगा, लेकिन मोनार्ची को छोड़कर ये मत भूलो कि हमें रॉयल फैमिली को खत्म करने में कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। तो हैदर कह रही होती है ठीक है तो फिर हम उन्हें किसी और से मार डालेंगे है ना। टाइफून चिल्लाते हुए कह रहा होता है हैदर प्लीज डिसिप्लिन में रहो। तो माइनो से कह रहा होता है वैसे ग्रे कैसल ये कैसे चल रहा है। तो टाइफून से कह रहा होता है रिपोर्ट हमें बताती है कि नए राजा तिमोथी अपनी हार के बाद कैपिटल वापस नहीं लौटे, वो सीधे ईस्टर्न रीजन में चले गए। खैर हमें ड्यूक फ्रैंक की मदद से क्लियर वाटर क्वीन को चुनौती देनी चाहिए, और एक बार जब हम ड्यूक को मार देंगे तो हम ईस्टर्न रीजन के टेरिटरी को उसे सौंप देंगे। तो हैदर कह रही होती है बढ़िया ये तो काफी अच्छी चॉइस है, लेकिन आफ्टर ऑल
ऑल रॉयल कोर्ट इतनी भी ज्यादा डम्ब नहीं है। मायने क्या आ रहा होता है, मैं थैंक्सफुल हूँ कि हम पिल्स प्रोडक्शन को चार्ज करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव करके हम तिमोथी और गार्सिया की मिलिट्री पावर की बराबरी कर सकते हैं, जहाँ पे 2 साल में पूरे ग्रे कैसल में कोई भी सैनिक नहीं बचेगा। तो टाइफून उससे कह रहा होता है, हालांकि वेस्टर्न रीजन के लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस में कुछ गड़बड़ है। फोर्थ प्रिंस रोलैंड वो वापस बॉर्डर टाउन में लौट गया, जहाँ पे प्रिंस टाइलो का इन्विटेशन ये भी साइलेंट है। क्या वो सच में थ्रोन को पाना नहीं चाहता? और आखिर ऐसा कोई पर्सन लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस को तबाह कैसे कर सकता था? तब हेदर कह रही होती है, मायने तुम्हें क्या लगता है कि हमने रॉयल फरमान के साथ एक गलती की होगी? तो मायने कह रहा होता है, उसने एक ड्यूक को हराया है, जो ये सबूत देता है कि वो कोई ऑर्डिनरी टाइप नहीं है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना भी ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, इनफ रिसोर्स के बिना ये बिल्कुल भी यूजलेस होगा। और चूंकि वो अपने बेकार से टाउन पर वापस लौट गया है तो ये कहना सेफ रहेगा कि उसने ग्रे कैसल के सिचुएशन में इंटरफेयर करने की इरादा छोड़ दिया है। तो अगर नेचुरली कहूँ तो वो हमारे प्लान में कोई भी दिक्कत नहीं डालेगा। तो हैदर उससे कह रही होती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट और भी ज्यादा दिलचस्प होगी। इसी के साथ वो एक रिपोर्ट बाहर निकालती है और कह रही होती है, ये रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा प्राइवेट है, क्या तुम जानते हो ये विशेष के बारे में है? तो इसकी बातें सुनते हुए मायने बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें बॉर्डर टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम बैरव को देखते हैं जो कि रोलैंड के सामने आते हुए कह रहा होता है, महाराज मैं एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए आपके प्लान्स को समझता हूँ, लेकिन आखिर आप एक फ्री सिटीजन बनने के प्रोसेस में लेबर फार्मर से सिर्फ 20% ही क्यों ले रहे हैं? यहाँ तक कि 15% ये भी बहुत ही कम होता है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, गोल्डन रॉयल्स के लिए मेरे बेसमेंट में धूल जमा करना ये बिल्कुल पॉइंटलेस है। जहाँ पे जब वो 20% पे करेंगे तो मैं उनका बचा हुआ खाना एक फिक्स्ड प्राइस पर खरीद लूंगा, जहाँ पे तब कैसल को फूड रिसीव होगा और उन्हें रिवॉर्ड भी मिल पाएगा। और इसी बचत के साथ उनके पास ज्यादा परचेसिंग पावर होगी, जहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स का एकमात्र प्रोवाइडर रहूंगा और इस तरीके से पैसा मेरे जेब में वापस आता रहेगा। लेकिन ये साइकिल कंटिन्यूसली हर किसी की लाइफ की क्वालिटी को बढ़ा देगा। ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, और जहाँ तक एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात है तो मैं उसका ध्यान रखूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, जहाँ पे कार्टर कह रहा होता है, महाराज बीजों को खरीदने के लिए शेन क्लियर वाटर पोर्ट से वापस आ चुका है। जो कि देखते रोलैंड कह रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, तो बताओ आखिर तुम किस तरीके के बीज लेके आए हो? तो शेन कह रहा होता है, महाराज क्लियर वाटर पोर्ट पर आपकी जरिए बताई गई हर तरीके के पौधे मैंने खरीद लिए हैं, तो प्लीज इस मोटी राइस को देखिए। और इसी के साथ वो एक मक्के को बाहर निकालता है, जो कि देखते हुए बाकी सभी हैरान होते हैं, जहाँ पर रोलैंड इसे देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जहाँ पे शेन कह रहा होता है, हालांकि इधर उधर घूमना ही बहुत ही ज्यादा भारी था, इसीलिए मैं एक फुल हस्क खरीदने में ही कामयाब रहा और बाकी सारे सीड्स है, के अलावा मुझे गंदे अंडे भी मिले हैं, जो कि मैंने कुछ इनमें भी खाए थे। और अगर तुम इन्हें टुकड़ों में काट दो और इन्हें पानी में उबालो तो ये कुरकुरे और मीठे हो जाएंगे। मुझे पता नहीं कि आखिर ये किस तरीके के डर्ट एग्स है। तो उसे देखते हुए रोलैंड मनीमन कहता है, ये तो पोटैटोस है। इसी के साथ वो खुश होते हुए कह रहा होता है, बेहतर होगा कि तुम इसे तेल में तलो और इसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क दो, ये और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जो कि देखकर शेन कह रहा होता है, महाराज क्या आपने इसे पहले खाया है? तो रोलैंड कह रहा होता है, हाँ ये हमेशा रॉयल बैंकेट में होता था, जहाँ पे शेफ ने इस स्वादिष्ट नाश्ते को फ्राइज का नाम दिया है। जो कि देखकर शेन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, आप तो काफी ज्यादा नॉलेजेबल है। इसी के साथ महाराज मुझे ये शुगर रॉड भी मिला है और ये काफी ज्यादा स्वीट होता है। तो उसे देखते हुए रोलैंड कह रहा होता है, मुझे पता है, मैंने पहले इनके बारे में सुना है। अगर तुम इनकी स्किन को छीलते हो तो तुम इससे एक शुगरी वाटर को निकाल सकते हो और उसे पी सकते हो। तो उसी तरफ ये सब देखते भैरव बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे मनीमन कहता है, हे भगवान मैं पहले बहुत ज्यादा सस्पिशियस था, लेकिन अब मैं डेफिनेटली श्योर हूँ ये पर्सन डेफिनेटली फोर्थ प्रिंस नहीं है। ऐसा लगता है कि उस पर डेविल का कब्जा है। इसी के साथ वो अपने हाथों में उसी डिवाइन स्टोन को पकड़े हुए होता है। तभी रोलैंड कह रहा होता है, इन बीजों को किसानों के पास भेजने से पहले इन्हें परफेक्ट करना जरूरी है, जहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसकी जांच करेगा। दूसरी तरफ ये सब देखते भैरव मनीमन कह रहा होता है, न सिर्फ उसका पर्सनैलिटी और एक्शन में चेंजेस आया, बल्कि उसने अचानक एक अजीब से कॉन्सेप्ट को समझ लिया जिसे उसने पहले कभी नहीं छुआ, जहाँ पे उसे ऐसा नॉलेज मिला जिसे उसने ना कभी देखा हो और ना कभी सुना हो। हालांकि उसने जो कुछ भी किया वो एक ग्रेट किंग बनने के लायक था और ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं होगा कि अगर वो सच में ग्रे कैसल का किंग बन जाए। इसी के साथ लेजेंड्स हमेशा ये कहते हैं कि डेविल्स हमेशा उन लोगों को एडमायर करते हैं जो सबसे ज्यादा एम्बिशंस रखते हैं। तो खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये राजा हो या फिर डेविल हो, ये सच में बहुत ज्यादा अच्छे
हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि रोलैंड उसे वही गन्ना देता है, जहाँ पे ये देखते हुए भैरव उसे खाता है, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसी के कुछ समय बाद हम रोलैंड को देखते हैं जो कि एक जगह बैठते हुए कह रहा होता है, हालांकि आखिरकार अब मैं एक ब्रेक ले सकता हूँ। इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, हालांकि शैन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्लियर वाटर में पिल्स के ट्रेड का भी एक लाइन है, तो मैं इस बात से परेशान नहीं होऊंगा कि चर्च अभी मेरा और गार्सिया दोनों को ही सपोर्ट क्यों करना चाहता है, तो इमरजेंसी केसेस में मुझे और भी ज्यादा पावरफुल वेपन्स की जरूरत होगी। ऐसे ही वो सोच रहा होता है कि तभी उसके सामने एना आ जाती है, जो कि उससे कह रही होती है, महाराज आप क्या कर रहे हैं। उसे देखते हुए रोलैंड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे उसे कह रहा होता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था और आखिर तुम नाइटिंगेल की तरह अचानक इतने पास क्यों आ रही हो। तो एना उससे कह रही होती है, नाइटिंगेल क्या वो भी ऐसा करती है। तो रोलैंड उससे कह रहा होता है, हाँ लेकिन मैं उसकी एबिलिटी की बात कर रहा था। खैर आखिर तुम उसके साथ क्लासेस में क्यों नहीं हो। तो एना उससे कह रही होती है, मेरे सामने बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आ गया था और मिस स्क्रॉल ये चाहती थी कि मैं सीधे तुमसे ये जाके पूछूं। तो ये सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, खैर बताओ आखिर ये क्वेश्चन क्या था। तो एना उससे कह रही होती है, कहा जाता है कि स्फीयर्स में एक वेव्स होता है, जहाँ पे वेव्स ये मैटर की स्पेशल क्वालिटी होती है, लेकिन आखिर वेव्स क्या है। तो रोलैंड उससे कह रहा होता है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है जिसे तुम्हें बस पार करने की जरूरत है, वैसे भी बहुत गहराई से इसे स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो एना उससे कह रही होती है, लेकिन ऐसा क्यों। तो रोलैंड मन ही मन कह रहा होता है, क्योंकि मैं भी इसके बारे में ठीक से नहीं जानता हूँ। एटॉमिक फिजिक्स हमेशा फजी एरिया रहा है, तो मुझे इस पार्ट को शामिल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, खैर इसे समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और क्योंकि ये तुम्हारे समझ और तुम्हारी आंखों के एक्सपीरियंस से बिल्कुल मेल खाती है, तो ये लगभग ऐसा है कि जैसे 3 डायमेंशन के बारे में हमारी परसेप्शन 4 डायमेंशन के बारे में हमारी विजुअलाइजेशन से खिलवाड़ करती है, वैसा ही है। इसी के साथ वो उसे देख रहा होता है, जहाँ पे वो शर्माते हुए कह रहा होता है, वैसे क्या तुमने पिछले सप्ताह मेरे जरिए सिखाए गए इंट्रोडक्शनरी फंक्शन को समझ लिया है। तो एना उससे कह रही होती है, हाँ ये काफी ज्यादा इजी था और ये दिलचस्प है कि मुझे सभी फॉर्मूला पता है। तो उसे देखते रोलैंड कह रहा होता है, इजी इंटरेस्टिंग थोड़ी सी नर्ड है। इसी के साथ वो उसे सब कुछ समझा देता है, जहाँ पे एना उसके सामने खड़ी हुई होती है और उसे अजीब तरीके से देख रही होती है, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे से नजर हटा लेते हैं, जो कि देखते रोलैंड उसके पास जाता है, जहाँ पे वो उसे पकड़ते हुए किस कर लेता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम अगले दिन नाइटिंगेल को देखते हैं, जो कि आसपास की जगह पे लिखी हुई चीजों को पढ़ने की कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है, लिव ऑल फॉर फ्रीडम, लिव ऑल फॉर फ्यूचर। आखिर ये सब क्या लिखा है। इसी के साथ वो रोलैंड से कह रही होती है, महाराज यहाँ पे हर जगह इन स्लोगन को चिपकाने के पीछे आपका क्या पर्पस है। तो रोलैंड कह रहा होता है, ये स्लोगन्स ये उनकी आंखों के लिए नहीं बनी है। तो नाइटिंगेल उससे कह रही होती है, तो फिर आखिर आपने ऐसा क्यों किया। रोलैंड कहता है, इसका मेन पर्पस फ्री लेबर के जरिए बनाई गई सस्टेनेबल वेल्थ के लिविंग एग्जाम्पल के लिए है, जहाँ पे ये स्लोगन हकीकत को दोहराते हैं और ये उनके दिल में बस जाते हैं। तभी एना कह रही होती है, महाराज आप इन सभी वैल्यूएबल क्रिस्टल ग्लासों के पिघलने के बारे में श्योर है। इन अजीब आकार के जार को बनाने के पीछे का क्या पर्पस है। तो रोलैंड कह रहा होता है, मैं इन्हें बॉर्डर टाउन के फ्यूचर एल्केमिस्ट के लिए बना रहा हूँ। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नाइटिंगेल एक जार को उठाती है और चेस कर रही होती है, जहाँ पर रोलैंड कह रहा होता है, सैंड को ट्रांसपेरेंट ग्लास कैसे बनाए इसके बारे में रिसर्च करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसलिए मुझे इससे ही काम चलाना होगा। तो एना उससे कह रही होती है, सैंड ग्लासेस क्या ये दोनों सेम सब्सटेंस है। तो रोलैंड कह रहा होता है, हाँ ज्यादातर ऐसा ही है, लेकिन रेत बहुत ही ज्यादा गंदा होता है, इसीलिए इससे बनने वाला जो गिलास है वो भूरा या फिर ग्रीन होता है और मुझे केमिस्ट्री इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, तो इसलिए इन्हें क्लीन और ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाइटिंगेल उन्हीं जार से छेड़छाड़ कर रही होती है, जो कि देखते रोलैंड उसके सर पे बहुत ही जोर से मारता है और उससे कह रहा होता है, वो लोग इन इंस्ट्रूमेंट के यूज एसिड्स और बेसिस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हैं, वे नेसेसरी केमिकल्स बनाएंगे जिनकी मुझे नए वेपन्स बनाने के लिए जरूरत होगी। दूसरी तरफ हम नाइटिंगेल को देखते हैं, जो कि मनी मन कह रही होती है, मुझे ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसी के साथ वो अपने सामने एक दूसरे जार को देखती है, जिसके अंदर कुछ मोमोज और कपकेक्स होते हैं, जो कि देखते हुए वो उसे बाहर निकालते हुए खाने लगती है और जैसे ही वो एक बाइट करती है तो वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। मतलब कि उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं, जहाँ पे मनी मन कह रही होती है, ये चीज ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, सच में ऐसा लगता है कि जैसे मैं हेवन में पहुंच चुकी हूँ, इसका स्वाद ये कमाल का है। तो ये देखते हुए रोलैंड से कह रहा होता है, अच्छा तो वैसे ये मीट बंस है जिसे मैंने कुक्स को बनाने के लिए कहा था, तो बताओ इसका स्वाद कैसा है। जो कि देखते हुए नाइटिंगेल कह रही होती है, तो इसे मीट बंस कहा जाता है। तभी रोलैंड कह रहा होता है, खैर हमें एक ब्रेक ले लेना चाहिए, तो चलो दोपहर में कुछ खा पी लेते हैं। ये देखते वो सभी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इसी के कुछ समय बाद हम नाइटिंगेल को देखते हैं, जो कि धूप में लेटी हुई होती है, जहाँ पे वो रोलैंड को देखते देखते सो जाती है और इसी के साथ वो सपनों में एक मैरिज सेरेमनी को देखती है, जहाँ पे जो दूल्हा होता है वो रोलैंड होता है और लाइटनिंग उन लोगों के ऊपर फुल बरसा रही होती है, जहाँ पे सभी विचेस
तालियां बजा रहे होते हैं। इसी के साथ रोलैंड दुल्हन के चेहरे से उस स्कार्फ को हटाता है जहाँ पे वो दुल्हन और कोई नहीं बल्कि नाइटिंगेल होती है। और इसी के साथ उसे देखते हुए रोलैंड आगे बढ़ता है। यहाँ पर हम रियलिटी में देखते हैं जहाँ पर रोलैंड उसे देखते हुए कह रहा होता है नाइटिंगेल क्या वो सो गई है? तो एना उसका मुंह बंद करते हुए कह रही होती है महाराज शांत हो जाइए। ऐसा लगता है कि वो बहुत ही अच्छा सपना देख रही है। इसी के साथ वो देखते हैं कि नाइटिंगेल बहुत ही ज्यादा खुश होती है। सीन चेंज होता है, हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम उसी तीनों प्रीस्ट को देखते हैं जहाँ पे लॉर्ड माइने कह रहे होते हैं। तो ऐसी बात है प्रीस्टेस मिला करंटली चर्च वोल्फहार्ट किंगडम पर अटैक करने वाला है, इसीलिए बॉर्डर टाउन के विचेस को खत्म करने के लिए रिसोर्सेज और लोगों को डाइवर्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और आज बॉर्डर टाउन की जांच करने के लिए सिर्फ 10 या फिर एक स्क्वाड को ही अरेंज कर सकते हैं जहाँ पे सोल्जर्स ये सभी जजमेंट आर्मी के पार्ट होंगे, जहाँ पे इन सभी को आप लीड करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने बुद्धि से उन्हें अच्छे से लीड करोगे। तो उसकी बातें सुनते हुए प्रीस्टेस मिला कह रही होती है हम अपने मिशन का डिसऑनर नहीं करेंगे और बॉर्डर टाउन के इविलनेस को खत्म कर देंगे। तो लॉर्ड माइने कह रहा होता है परमेश्वर सभी बुरे लोगों को दंड देगा और हम उनके साथ है। तो जाओ मिला अपने इस कर्तव्य को पूरा करो। तो उसकी बातें सुनते हुए मिला कह रही होती है हाँ प्रीस्ट माइने मैं अपने कर्तव्य को पूरा करूंगी। इसी के साथ वो आगे बढ़ने लगती है। तो उसे देखते हुए हिदर कह रही होती है प्रीस्ट माइने मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी राय प्रीस्टेस मिला के बारे में काफी ज्यादा ऊंची होगी। तो क्या आप उसे अपनी हायरेस के रूप में राइज करने का प्लान बना रहे हैं या फिर तुम दोनों एक लवर भी हो सकते हो? मुझे आशा नहीं थी कि तुम उस टाइप को पसंद करोगे। तो उसकी बातें सुनते हुए ताइफून उससे कह रहा होता है हैदर ये मैटर बहुत ही ज्यादा सीरियस है। राजघराने का एक मेंबर विचेस को रहने के लिए जगह दे रहा है और अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये है कि वो चर्च को बर्बाद कर देगा। तो मुझे आशा है कि हम इसे सीरियसली ले। तो लॉर्ड माइने कह रहा होता है हम अभी भी नहीं जानते हैं कि क्या रोलैंड विंबलडन सचमुच विचेस को पनाह दे रहा है या फिर नहीं। ग्रे कैसल का 4th प्रिंस अपनी शैलोनेस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो अगर वो उन सुंदर लेडीज से अट्रैक्ट हो जाए तो ये स्ट्रेंज नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि उसे उन विचेस के जरिए गुलाम बना लिया गया हो और उन्होंने उसे कठपुतली बना दिया। आखिर इसके बारे में कौन जानता है। हालांकि बॉर्डर टाउन विचेस के एक्सेप्टेंस को लेकर बहुत दूर दूर तक खबरें फैला रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे वो सचमुच चर्च के पावर को चैलेंज कर रहे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। वो सभी हमारे सामने बस ऑब्स्टेकल्स है और कुछ नहीं, इसीलिए हमें इन कांटों को रास्ते से हटाना ही होगा। और अगर मिला बॉर्डर टाउन के बुराई को खत्म नहीं कर सकी तो मैं पर्सनली जजमेंट आर्मी को लीड करने वाला हूँ। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें पैलेस में देखते हैं जहाँ पे 2 विचेस एक आदमी को बंदी बनाए रखती है, जहाँ पे उस आदमी के मुंह पे पानी छिड़कती है जिससे कि वो आदमी जागता है। जहाँ पे उसे देखते हुए एक लेडी कह रही होती है ये जाग चुका है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो लड़का जागता है वैसे ही वो उन दोनों को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे उसे पहले की बात याद आती है जहाँ पे वो आराम से चल रहा होता है, लेकिन तभी एक शैडो आते हुए उसे पकड़ लेती है और उसे कैद कर लेती है। जहाँ पे ये सब याद करते हुए वो उन दोनों से कह रहा होता है तो तुम दोनों विचेस हो है ना? तो उनमें से जो एक लेडी होती है वो अपने डैगर को लेते हुए उसके सर के ऊपर रख देती है और उससे कह रही होती है क्या तुम हमें ही ढूंढ रहे थे? तुमने ड्रैगन क्लिफ से लेकर सिल्वर सिटी तक हमारा पीछा किया, तो बताओ आखिर तुम्हारा बॉस कौन है? तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो पर्सन होता है वो रोलैंड की बातों को याद करता है, जहाँ पे रोलैंड उससे कह रहा होता है थियो तुम्हें पर्सनली जाना चाहिए और विच रिक्रूटिंग मैसेज को हर जगह फैलाना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छिपानी होगी और कभी टाइम आए तो ये कह देना कि तुम। और ये बातें याद करते हुए थियो कह रहा होता है एसोसिएशन। तो उसकी बातें सुनते हुए वो लेडी कहती है क्या एसोसिएशन, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? अभी वहाँ पे एक लेडी आती है और कह रही होती है ये क्या बकवास है, मुझे नहीं पता कि तुमने ये नाम कहाँ से सुना है, लेकिन ये एसोसिएशन बहुत दूर ईस्ट के सैब्रिज टाउन में है। तो क्या तुम बस ये सोच रहे कि तुम्हारे कहने से ही हम इस पर यकीन कर लेंगे? तो ये देखते हुए जो दूसरी लेडी होती है वो कह रही होती है सिस्टर आखिरकार तुम वापस आ चुके हो। जो कि देखते थियो मन ही मन कहता है सिस्टर। तभी हम देखते हैं कि उनकी लीडर कह रही होती है तो क्या ये वही है जो कि अंडरग्राउंड में रूमर्स फैला रहा था? तो वो दूसरी लेडी कह रही होती है हाँ ये सिल्वर सिटी में रिक्रूटमेंट मैसेज को फैला रहा था और ये क्लेम कर रहा है कि वो एसोसिएशन के लिए वर्क कर रहा है। तभी थियो कहता है मुझे सच्चाई बयां करने दीजिए। एसोसिएशन ने हॉली माउंटेन को ढूंढ लिया है जहाँ पे वो बॉर्डर टाउन में सेटल हो चुके हैं और इसी के साथ एंटीफेज के लक्षण ये भी गायब हो चुके हैं। वो और भी ज्यादा विचेस को बचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे ट्रैवल करके इस न्यूज को फैलाने के लिए कहा है। इसी के साथ उनके टीचर का नाम कारा था जो कि मैजिकल स्नेक को समन कर सकती थी। इसी के साथ उसकी आंखें ये काफी ज्यादा फैसिनेटिंग थी। साथ ही वहाँ पे वेंडी और स्क्रॉल भी है जहाँ पे उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। तो उसकी बातें सुनते हुए उनकी जो लीडर होती है वो कह रही होती है अच्छा क्या ये सच है? तो थियो से कह रहा होता है इसी के साथ एसोसिएशन में एक विच है जो कि मैजिक का पता लगा सकती है। अगर विच इस बॉर्डर टाउन के रेंज में एंटर करते हैं तो वो उन्हें ढूंढ लेगी। तो उसकी बातें सुनते हुए वो लेडी यानी कि उनकी लीडर कह रही होती
है, अगर तुम सच कह रहे हो तो एसोसिएशन को ये खबर कभी फैलानी नहीं चाहिए थी। ये सिर्फ चर्च के ध्यान को अट्रैक्ट करेगा और अगर वो तुरंत बोरो टाउन को नहीं छोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो वहाँ पे वो दूसरी लेडी कह रही होती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो उनकी लीडर कहती है हमारी नाव आधी रात तक पहुँच जाएगी, इसी के साथ वहाँ पे दूसरे भी विचेस है, तो मैं तुम सभी को इसमें लेके जाऊंगी। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, टेली को मेरा हेलो कहना और उसे कह देना कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा और क्या पता शायद मैं कुछ और दोस्तों को भी लेके आऊंगी। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम लाइटनिंग को देखते हैं जो कि उस हीरोइन को ढूंढने के लिए एक फॉरेस्ट में पहुंच जाती है, जहाँ पे उस मैप को देखते हुए कह रही होती है परफेक्ट, मैंने अभी एक और एरिया को एक्सप्लोर कर लिया है। इसी के साथ वो रोलैंड की बातों को याद करती है, जहाँ पर रोलैंड उससे कह रहा होता है लाइटनिंग अननोन फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करो, जहाँ पे तुम उन सच्चाइयों को अनकवर करोगे जो कि लगभग 450 सालों से छिपी हुई है। तो लाइटनिंग उसकी बातें सुनते हुए कह रही होती है बस इसे मुझ पर छोड़ दो। ये सब याद करते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है, जो कि देखते हुए उस मैप को अपने कपड़ों के अंदर डाल देती है, जहाँ पे मनीमन कह रही होती है मेरे नौगिन को कुछ भी हो सकता है लेकिन खजाने का नक्शा ये गीला नहीं होना चाहिए। खैर जो भी हो, बारिश से बचने के लिए मुझे कोई जगह ढूंढनी होगी। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए जंगल के अंदर चले जाती है, जहाँ पे उसे एक टावर दिखता है, जहाँ पे वो उसके पास जाती है और इसी के साथ वो अपने सामने एक रूइन देखती है, जहाँ पे उस जगह पे जाते हुए वो कह रही होती है मैंने नहीं सोचा था कि ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे मैं इसे ऊपर से बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी, और अगर मैं बारिश से बचने के लिए कोई भी जगह नहीं ढूंढ रही होती तो मुझे ये जगह कभी भी नहीं मिलती। खैर ये एडवेंचर तो काफी ज्यादा रोमांचक होते जा रहा है। ये कहते हुए वो मुस्कुरा रही होती है, जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए कहती है खैर शायद ये वो रूइन होगा जो कि मैप पर मार्क किया गया होगा, और अगर लॉजिकली कहूँ तो मुझे इस जगह को मार्क कर देना चाहिए और बोरो टाउन पे वापस लौट के महाराज को बता देना चाहिए। तब इसके अंदर की आवाज उससे कहती है जाओ अंदर जाओ और चेक करो के अंदर क्या है। तो ये आवाज सुनते हुए वो मनीमन कह रही होती वेल अगर मैं बोरो टाउन के लिए अभी यहाँ से निकल जाऊँ तो भी मैं पूरा भीग जाऊंगी, तो इसलिए मुझे अंदर जाना चाहिए। तो वैसे मैं बारिश से बचने के लिए एक शेल्टर ढूंढ रही थी, तो ये मेरे सामने है, तो इसलिए मुझे अंदर जाना चाहिए। इसी के साथ वो अंदर चले जाती है, जहाँ पे वो अंदर देखती है कि वो जगह पूरी तरीके से टूटा फूटा है, जहाँ पे वो देखते हुए कह रही होती है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। तभी अचानक उसे एक आवाज आती है हेल्प मी। तो ये आवाज सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि क्या यहाँ पे कोई है क्या। इसी के साथ वो उसी आवाज के पीछे पीछे जा रही होती है, जहाँ पे मनीमन कह रही होती है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये रूइन 400 सालों से छिपा हुआ है, तो आखिर इस वीरान जगह में कौन आ सकता है। लेकिन मुझे किसी की मदद की पुकार को इग्नोर नहीं करना चाहिए, शायद उसे मदद की जरूरत हो। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए एक दरवाजे को खोलती है, जहाँ पे वो अपने सामने उसी बड़े मॉन्स्टर को देखती है, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और ये देखते हुए वो कह रही होती है ये तो एक डेविल है। ये कहते हुए वो बहुत ही जोरों से चिल्लाती है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें बोरो टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम रोलैंड के सामने एक लेडी को बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे लेडी मार्गरेट फेरमान कैपिटल मर्चेंट होती है, जहाँ पे वो रोलैंड से कह रही होती है महाराज आपकी स्टीम इंजन ये तो अनबिलीवेबल है, मैं उनमें से 10 खरीदना चाहती हूँ, जहाँ पे मैं 500 गोल्डन रॉयल्स देने के लिए तैयार हूँ, तो बताओ ये पेशकश कैसा रहेगा। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है वाह 5000 गोल्डन रॉयल्स। वैसे अगर कंफ्यूज मत होना, इसमें थोड़ा सा ट्रांसलेशन का दिक्कत है, तो कहीं पर 5000 लिखा है तो कहीं पर 500 लिखा है, तो इसके लिए मुझे मत डांटना। खैर हम देखते हैं कि रोलैंड ये सब देखते हुए मनीमन कह रहा होता है स्टीम इंजन ये एना और मेरे लेवर्स का एपिटॉम है, तो मैं इसे कभी नहीं बेच सकता, लेकिन वो मुझे कुछ ज्यादा ही दे रही है। इसी के साथ ये बहुत ही ज्यादा रिच है, वो मेरे पूरे के पूरे स्टॉक को खरीदने की कोशिश कर रही है, और इसी के साथ इसके गले पर वो जो बड़ा सा नेकलेस है, इसकी वजह से नाइटिंगेल की एबिलिटी ही लिमिटेड हो जाती है। तो नाइटिंगेल ये भी पता नहीं लगा सकती है कि ये झूठ बोल रही है या फिर नहीं, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी ये मेरे किसी जानने वाले से बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है, जहाँ पे लाइटनिंग का फेस याद कर रहा होता है। तो ये फेरमानों से कह रही होती तो बताओ आखिर ये चीज कैसे काम करता है, क्या ये सिर्फ पानी उबालने से काम करता है या फिर ऐसा तो नहीं कि इसे किसी मिस्टीरियस एनर्जी से पावर मिलती है। तो रोलैंड से कह रहा होता है मिस मार्गरेट मुझे नाइटर के अलावा आयरन ब्रांच लीड और फेरस सल्फेट की जरूरत है, तो मुझे आशा है कि तुम ये सारे रिसोर्सेज मुझे दे सकते हो। उसकी बातें सुनते हुए मार्गरेट उससे कह रही होती है हाँ इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपके टाउन को और भी ज्यादा जरूरत है तो मैं और भी सारे लॉन्ग टर्म प्रपोज कर सकती हूँ। तभी उसे कुछ एहसास होता है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे खिड़की पे लाइटनिंग चिपकी हुई होती है, जो कि देख के रोलैंड भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो फटाक से उस खिड़की को ओपन करता है और इसी के साथ लाइटनिंग उसके ऊपर आके गिरती है, जहाँ पे वो रो रही होती है। तो ये देखते हुए रोलैंड जल्दी से कार्टर को नाना को बुलाने के लिए कह रहा होता है, जहाँ पे से देखते हुए मार्गरेट भी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कहती कि क्या लाइटनिंग
तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे मार्गरेट कह रही होती है क्या ये लाइटनिंग है महाराज, आखिर वो यहाँ पे क्यों है। तो ये देखते हुए रोलैंड मन कह रहा था शिट, मैं भूल गया था कि यहाँ पे एक आउटसाइडर है। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मेरे पास इस सब के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, मुझे लाइटनिंग की सिचुएशन को कंफर्म करने की जरूरत है। इसी के साथ वो शॉन से कह रहा था शॉन जल्दी से मार्गरेट को फर्स्ट फ्लोर के गेस्ट रूम पे लेके जाओ और हाँ मेरे ऑर्डर के बिना उसे बाहर आने मत देना। जो कि देखते हुए मार्गरेट आगे बढ़ते हुए कह रही होती है नहीं महाराज प्लीज रुक जाइए, मैं लाइटनिंग को जानती हूँ। तो शॉन उसे रोक देता है। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि नाना लाइटनिंग को हील कर देती है। जहाँ पे लाइटनिंग की आंखें खुलती है तो उसे देखते हुए वेंडी उससे कह रही होती है लाइटनिंग क्या तुम जाग गई हो, तुम्हारा मैजिक खत्म हो गया था और तुम 1 घंटे तक बेहोश थे। तभी नाना से कह रही होती है तुम्हें कोई फिजिकल इंजरीज नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मुझे जल्दी बताओ। जो कि देखते हुए लाइटनिंग एक अजीब सा चेहरा बना रही होती है। जहाँ पे ये देखते रोलैंड उससे कह रहा होता है लाइटनिंग क्या हो गया है, क्या तुम पैनिक हो के वापस आ चुकी हो। तो ये सुनते हुए लाइटनिंग उससे कह रही होती है मैंने मैप पर मार्क किया गया उस जगह को ढूंढ लिया था, लेकिन अंदर एक डेविल था। तो उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे स्क्रोल वहाँ पे आते हुए कह रही होती है क्या क्या तुम अंदर गए थे। तो लाइटिंग कह रही होती है नहीं, वो डेविल वो बेसमेंट के डोर को गार्ड कर रहा था और इसी के साथ अंदर किसी के रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, इसीलिए मैंने सिर्फ वहाँ से भागने के बारे में सोचा, उसे कैसे बचाया जाए इसके बारे में नहीं। मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, मैं एक एक्सप्लोरर बनने के लायक नहीं हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है नहीं तुम बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट हो, आउटस्टैंडिंग एक्सप्लोरर्स वो जानते हैं कि सिचुएशन को कैसे एनालाइज करना है और इसी के साथ वो कभी भी जानबूझकर खुद को खतरे में नहीं डालेंगे और तुम अकेले से बचा नहीं सकते तो भाग जाना ये सबसे अच्छा चॉइस था। तो वहाँ पे लीफ कह रही होती है क्या ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे मदद के लिए पुकारने वाला एक विच है और सिर्फ विचेस ही है जो कि मिस्टी फॉरेस्ट के अंदर तक जा सकते हैं। जहाँ पे स्क्रॉल कह रही होती है वो रुइंस 450 साल पुरानी है और यहाँ तक कि विचेस भी ऐसा नहीं कर सकती है जब तक कि वहाँ पे कोई ना रहा हो। उसकी बातें सुनते हुए लाइटनिंग कह रही होती है लेकिन इस रुइन पे किसी का भी कोई भी निशान नहीं था। तो वेंडी कह रही होती है इसके अलावा भले ही वहाँ पे अगर कोई रहता भी हो फिर भी वहाँ पे जंगली जानवर इधर उधर घूमते रहते हैं जहाँ पे हर टाइप के कीड़े मकोड़े हैं और जहरीले जानवर है, यहाँ तक कि वहाँ पे कोई स्टेबल फूड सोर्स भी नहीं है। तो लीफ कह रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए हमें उन्हें बचाने का रास्ता ढूंढना होगा, हालांकि ये गार्ड ये डेविल है। जहाँ पे सोराया कह रही होती है क्या हम सचमुच इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तभी रोलैंड कह रहा होता है हर कोई मेरी बात सुनो, मुझे डर है कि सिचुएशन की रियलिटी तभी बाहर आएगी जब हम खुद वहाँ पे जाएंगे और मुझे खुशी है कि लाइटिंग वहाँ से सुरक्षित बाहर आ सकी है। और जहाँ तक स्टोन टावर के प्रिजनर की बात है तो मैं निश्चित रूप से उन्हें बचाने के लिए एक प्लान तैयार करूंगा और जब तक हर कोई एक साथ काम कर रहा है तो हम आसानी से अंदर के डेविल को हरा सकते हैं। इसी के कुछ समय बाद हम मार्गरेट को देखते हैं जो कि रोलैंड के सामने होती है, जहाँ पे वो उससे कह रही होती है लाइटिंग आखिर वो कैसी है। तो रोलैंड उससे कह रहा होता है ठीक है, हालांकि वो थकी हुई है। जो कि सुनते मार्गरेट उससे कह रही होती है चलो भगवान का शुक्र है कि वो ठीक है। तो रोलैंड उससे कह रहा होता है माफ करना, लेकिन पहले सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस थी तो मुझे माफ कर देना और इसी वजह से मुझे आपसे स्टोन ऑफ द डिवाइन जजमेंट को लेना पड़ा। तो उसकी बातें सुनते हुए मार्गरेट उससे कह रही होती है महाराज मैंने पहले ही गेस कर लिया था, लाइटनिंग वो एक विच है ना। तो रोलैंड से कुछ कहने वाला होता कि तभी मार्गरेट आगे बढ़ती हुई कह रही होती है मैं जानती थी वो यूही थंडर की डॉटर नहीं है, उसकी किस्मत में अलग होना लिखा है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड बिल्कुल हैरान होता है, जहाँ पे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी मार्गरेट उससे कह रही होती है प्लीज माफ कर देना महाराज, प्लीज गलत मत समझना, मैं इसकी रिपोर्ट चर्च को नहीं करने वाली हूँ, आफ्टर ऑल मैंने उसे अपनी आंखों से बड़ा होते हुए देखा है। तो रोलैंड उससे कह रहा होता है कि क्या तुमने उसे बड़ा होते हुए देखा है। खैर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर लाइटनिंग के साथ तुम्हारा रिलेशन क्या है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रही होती है खैर जब मैं अडल्ट बन गई तो मैंने थंडर के एक्सप्लोरेशन टीम को ज्वाइन किया था, जहाँ पे उन्होंने और उनकी पत्नी ने मेरी देखभाल की थी। इसी के साथ उनके डैड थंडर वो बे के हीरो है और उस यात्रा में उन्होंने न सिर्फ ट्विन पिक्स आइलैंड और सी ड्रैगन बे की खोज की बल्कि उन्होंने ईस्टर्न कोस्ट और इन्फिनिटी कैप को भी मैप में दर्ज किया, जहाँ पे उस शिप में लाइटनिंग का भी जन्म हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी की वजह से थंडर की वाइफ उनका डेथ हो गया था, जहाँ पे बोट पर एकमात्र फीमेल के रूप में मैं लाइटनिंग की माँ बनी थी। जहाँ पे मेरे पास मिल्क तो नहीं था लेकिन मैंने दलिया पीसा और उसे थोड़ा थोड़ा सा पिलाया था। जहाँ पे लाइटनिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और हमारी ये वॉयाज ये अपने एंड तक पहुँच रही थी। और जब शिप वापस आया तो मैंने दोनों को ही अलविदा कह दिया।
और ग्रे कैसल के किंगडम में अपना एक बिजनेस शुरू किया। फिर सालों बाद में मैंने सुना कि थंडर और उसका दल एक तूफान में फंस गया जो कि समुद्र के गहराई पर डूब गया और कोई भी जिंदा नहीं बचा। हालांकि मुझे इस बात पर यकीन नहीं था कि असली एक्सप्लोरर उस तूफान से अफेक्टेड नहीं होंगे और वहाँ पे जरूर कोई मिरेकल हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने फिर से शुरुआत की थी, जहाँ पे वेस्टर्न रियल्म के बे में लाइटिंग से मेरी फिर से मुलाकात हुई थी, जहाँ पे ये क्लियर एविडेंस था। तो उसकी बात सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे तुम एक विच के रूप में उसकी पहचान के खिलाफ नहीं हो। तो उसकी बातें सुनते हुए मार्गरेट उससे कह रही होती है, आखिर मैं उसके खिलाफ क्यों जाऊंगी? बिचेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ब्यूटीफुल होते हैं, जहाँ पे मेरी तरह हर कोई ऐसा बनना चाहेगा और मुझे शुरू से ही उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। जहाँ पे मैंने उन्हें कलेक्ट करने के बारे में मेरा मतलब वुमेन के ग्रुप को अडॉप्ट करने के बारे में सोचा था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है कि बॉर्डर टाउन यह कैपिटल से बहुत ही ज्यादा दूर है, जहाँ पे जोखिम भी बहुत ही ज्यादा है। तो मुझे इसे डिक्लाइन करना होगा। और इसी के साथ रोलैंड की आंखों में देखने लगती है, जहाँ पे वो उससे हाथ मिलाते हुए कह रही होती है, वाह हम दोनों तो एक ही चीज सोच रहे हैं। जहाँ पे वो उससे कह रही होती है, महाराज क्या आपने लाइटनिंग के अलावा किसी दूसरे विजेस को भी सहारा दिया? और आखिर वो लोग कहाँ पे है? क्या मैं उन लोगों से मिल सकती हूँ? मैं सच में उनकी एबिलिटीज को सीखना चाहती हूँ। तो ये देखते रोलैंड थोड़ा सा परेशान होता है, जहाँ पे मनीमन कहता है, सच में मैं एक बिजनेस वुमन से निपट नहीं सकता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम थियो और उसी लेडी को देखते हैं जो कि बॉर्डर टाउन के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे वो लेडी कह रही होती है, फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। वैसे दी बेस्ट इन रियल बॉर्डर टाउन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एसोसिएशन कोई ऐसी जगह चुनेगी, लेकिन आखिर यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी क्यों नहीं दिख रही है? तो थियो से कह रहा होता है, उन्होंने शहर के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में माउंटेन्स के फुट तक पहुँचने के लिए कहा है, जहाँ पे उन्होंने कहा पहाड़ी की चोटी पर एक झंडे का खम्बा ढूंढो और उस पर नीला झंडा फहराओ और यही उनका सिग्नल होगा। इसके साथ वो एक फ्लैग बाहर निकालता है और उसी डंडे पर वो फ्लैग लहराता है। अभी वहाँ पे वो लेडी बैठते हुए कह रही होती है, वैसे चलो अब मुझे खाना दो। ये देखते थियो परेशान होता है और मनीमन कहता है, इसके पास तो एक ब्रॉन्ज ईगल भी नहीं है, इसके अलावा ये जाइंट स्वार्ड, मैं हर जगह बिल पे कर रहा हूँ और वो हर जगह महंगी जगह चुन रही है, ये कितना ज्यादा बकवास है और मुझे पता नहीं कि महाराज आखिर मुझे कितने गोल्ड रॉयल्स देंगे। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी उससे कह रही होती है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई विचेस का एसोसिएशन नहीं हुआ तो ये माउंटेन ये तुम्हारी कब्र बनेगी और ये मुझे धोखा देने का प्राइस होगा। उसे देखते हुए उसे कह रहा होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम सचमुच मेरे साथ सिर्फ खाना खाने के लिए आए हो। तो वो लेडी उससे कह रही होती है, हालांकि तुम इस ट्रैवल के दौरान काफी ज्यादा रिलायबल लगते हो और तुम्हारे बारे में यहाँ पे कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। और वैसे मेरे दोस्त वो बे की ओर जाने वाले एक मर्चेंट शिप पर बैठे हुए होंगे, तो भले तुमने चर्च से कांटेक्ट किया हो लेकिन बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। तो थियो उससे कह रहा होता है, तो वो लोग बे की ओर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट ये काफी ज्यादा भयानक है। तो वो उससे कह रही होती है, हाँ ये सही है, हम विचेस के लिए एक सेंचुरी बिल्ड करने जा रहे हैं, वो भी हमारे लीडर टिली विंबलडन के साथ। तो उसकी बातें सुनते हुए थियो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं, क्या विंबलडन? वो लेडी कह रही होती, रुको ऐसा लगता है कि कुछ आ रहा है, एक मैजिकल रिस्पॉन्स, ऐसा लगता है कि ये सचमुच विचेस है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने नाइटिंगेल और बाकी सभी विचेस आ जाती है, जो कि उससे कह रही होती है, बॉर्डर टाउन में आपका स्वागत है और मेरा नाम नाइटिंगेल है। इसी के साथ वो सभी बॉर्डर टाउन में एंटर करते हैं, जहाँ पे वो लेडी आसपास की जगह को देखते हुए कह रही होती है, तो आखिर ये कैसी आवाज है? अभी बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी है, लेकिन क्या सचमुच लोग इस समय बच्चों को पढ़ा रहे हैं? तो उसकी बातें सुनते स्क्रॉल उससे कह रही होती है, हाँ यहाँ पे गाँव में चलने वाला एक नाइट स्कूल है और ये सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है, यहाँ पे माइनर्स, फार्मर्स और यहाँ तक की लेबर्स भी स्टडी करने के लिए यहाँ पे आते हैं। उसकी बातें सुनते हुए वो लेडी कह रही होती है, जब से हम मिले हैं मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम एक ट्रांससेंडेंट हो, है ना? तो उसकी बातें सुनते स्क्रॉल उससे कह रही होती है कि क्या ट्रांससेंडेंट? तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल कह रही होती है, ट्रांससेंडेंट क्या तुम मैजिक देख सकते हो? तो वो लेडी कह रही होती है, देख नहीं सकती लेकिन फील कर सकती हूँ। ट्रांससेंडेंट मैजिक के शेप और फ्लो को डिटेक्ट कर सकता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉडी के अलग अलग हिस्सों को पावर से ट्रांसफॉर्म किया गया है और मेरा मानना यह है कि सिस्टर भी ऐसा ही महसूस करती है। तो उसकी बातें सुनते हुए स्क्रॉल उससे कह रही होती है, सच में इसने मुझे भीड़ में भी मेरे सिस्टर को ढूंढने के लिए मदद की है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि क्या इसका मतलब सच में ट्रांससेंडेंट है। तो वो लेडी से कह रही होती है, 1000 विचेस में सिर्फ एक ही ट्रांससेंडेंट होती है और आज तक मैंने तुम्हें छोड़कर सिर्फ 3 ही देखे हैं, लेकिन ट्रांससेंडेंट चर्च के जरिए हेवनली गार्ड किया गया सीक्रेट है। मैं तुम्हारे एसोसिएशन के बारे में नहीं जानती, लेकिन प्लीज सावधान रहना, अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज मत करना। तो उसे देखते हुए जो नाइटिंगेल होती है वो मनीमन कह रही होती है, थियो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो बैटल टाइप लगती है और ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे विच एसोसिएशन से रिलेटेड है, हालांकि उसके पास इतनी बड़ी कम्बरसम स्वार्ड और हेयर है
जो कि उसके पैरों तक पहुंचते हैं, और मैं सिर्फ इतना गैस कर सकता हूँ कि उसके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने की एनफ एबिलिटी है। अभी वो लेडी क्या रही होती है? अरे हाँ, मुझे याद है, एसोसिएट की लीडर का नेम क्या था। बताओ आखिर वो कैसी है? तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल क्या रही होती है, वो मर चुकी है। वो हॉली माउंटेन को ढूंढने के रास्ते में मर चुकी थी। तो वो लेडी से क्या रही होती है, ये तो बहुत ही भयानक खबर है। तो फिर तुम लोगों का नया लीडर कौन है? तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल उस महल को दिखाते हुए कह रही होती है वो यहाँ पे है। उसकी बातें सुनते हुए वो लेडी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या यहाँ पे बॉर्डर टाउन के रूलर के कैसल के अंदर? तो लीव कह रही होती है सच में यहाँ विचेस का घर है। तो ये देखते वो लेडी कह रही होती है ऐसा कैसे सकता है, आखिर तुमने रूलर के साथ एग्रीमेंट कैसे किया? ये कहते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी वहाँ पे वेंडी आती है जो कि उसे गले लगा लेती है, जहाँ पे वो खुश होते हुए उससे कह रही होती है तुम तो जिंदा हो, उस टाइम मुझे बचाने के लिए थैंक यू। तो उसे दूर हटाते हुए वो लेडी कह रही होती है आखिर तुम कौन हो? तो वेंडी उससे कह रही होती है मैं वेंडी हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं, हम बचपन में मिले थे। तो उसकी बातें सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो लेडी वेंडी के रूम पे होती है, जहाँ पे वेंडी कह रही होती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नन्नरी के एक फ्रेंड से मिलूंगी, और वैसे तुम्हारा नाम ऐश है ना? तो वैसे आखिर तुम उसके बाद कहाँ चले गए थे? तो ऐश उससे कह रही होती है मैंने मैनेजमेंट में शामिल कुछ लोगों को और जजमेंट आर्मी के उन सोल्जर्स को मार डाला जिन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की थी जब तक सेक्रेट पनिशमेंट आर्मी ना पहुंची। तो उसकी बातें सुनते हुए वेंडी कह रही होती कि क्या सेक्रेट पनिशमेंट आर्मी, आखिर ये क्या है? तो ऐश उससे कह रही होती है ये एक ऐसी सेना है जिसमें चर्च के सबसे टैलेंटेड वॉरियर्स शामिल है, जहाँ पे ट्रांससेंडेंट विचेस के खिलाफ यूज किए जाने वाले सेक्रेट वेपन है, जहाँ पे उन्होंने मेरी आंख पर एक निशान बना दिया। उनके पास स्ट्रेंथ और स्पीड थी जो कि मेरा मुकाबला कर सकती थी, लेकिन उनमें से कोई भी कॉन्शियसनेस में नहीं था। जब मैं उनसे फाइट कर रही थी तो मैंने उनमें से एक सोल्जर का हाथ काट दिया था, हालांकि उसने तुरंत अपने बाएं हाथ से मुझ पर हमला कर दिया था और जरा से भी हिचकिचाया नहीं। और अगर मैंने भागने का डिसीजन नहीं लिया होता तो मैं वहाँ पे मर गई होती। लेकिन ऑफ कोर्स मैंने उन कीड़ों को बाहर नहीं जाने दिया। मैं दिन के दौरान ओल्ड हॉली सिटी के नालों पर छिपी रही, जहाँ पे मैं रात में मैसेंजर्स और जजमेंट आर्मी के ऊपर एम्बुश करने का प्लान बना रही थी। और जब मैं वहाँ से बाहर निकली तो मेरे ऊपर के कपड़े खून से मेरी बॉडी से कसकर चिपक गए थे। अगर किसी ने मुझे देखा होता तो वो शायद ये सोचता कि मैं बहुत ही खूंखार जानवर थी। तो उसकी बात सुनते वेंडी से कह रही होती है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन की तरह रहना शुरू कर सकती हो। यहाँ के रूलर रोलैंड विंबलडन हमारे सिस्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए ऐश बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जहाँ पे वो कह रही होती है क्या रोलैंड विंबलडन। इसी के साथ वो उस कप को तोड़ देती है और उससे कह रही होती है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम है रोलैंड विंबलडन ने पकड़ लिया है? तो ये देखते हुए वेंडी से कह रही होती है हाँ, लेकिन क्या इससे कोई प्रॉब्लम है? तो उसकी बातें सुनते हुए ऐश उसे खींचते हुए आगे बढ़ती है और कहती है वेंडी बॉर्डर टाउन को लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, तुम्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तुम नहीं जानते हो कि विंबलडन की असलियत क्या है। इसी के साथ हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे ऐश रोलैंड के सामने होती है, जहाँ पर रोलैंड उससे कह रहा होता है वेलकम ऐश, मैं पहले ही थी और वेंडी से सब कुछ सुन चुका हूँ और मैंने सुना है कि तुम मेरी विचेस को छीनना चाहते हो। तो ये सुनते हुए वो उससे कह रही होती है तुम्हारे विचेस अपने आप को इतना ज्यादा मत समझो, ये लोग तुम्हारे पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। जो कि देखते रोलैंड मनी मन कह रहा होते वाह, ये इस एरा के किसी बोल्ड पर्सन के वर्ड है। इसी के साथ वो कह रहा होता है मैंने पहले कभी उनके बारे में ऐसा नहीं सोचा। इसी के साथ वो अपनी इच्छा से इसी बॉर्डर टाउन में रहते हैं, जहाँ पे मेरा मानना यह है कि ये जगह उनके लिए सबसे अच्छा एनवायरनमेंट है। और जहाँ तक तुम जिस बे के बारे में बात कर रहे हो, तो चलो सबसे पहले समुद्र पार करने के खतरे को नजरअंदाज कर देते हैं। वहाँ का मौसम ये काफी ज्यादा अजीब होता है, जो कि कभी भी बदल सकता है। जहाँ पे वो जगह सुनामी और तूफान से भरी हुई रहती है, यहाँ तक कि वो कोई सूटेबल प्लेस भी नहीं है। तो उसकी बातें सुनते हुए ऐश उससे कह रही होती है टिली विंबलडन वो जरूर हमें लीड करेगी। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं क्या टिली, क्या तुम मेरी बहन के बारे में बात कर रहे हो जो कि डिसअपीयर हो गई है? तो ऐश उससे कह रही होती है हाँ बिल्कुल, टिली ने कई विचेस को इकट्ठा किया है और उन्हें बे में लेके गई है, जिससे कि विचेस को चर्च से बचाया जा सकता है और उनके कमांड के तहत हम अपनी पावर से हमारे होमलैंड को क्रिएट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात तुम्हारी है, तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुमने क्या क्या किया है। ये न्यूज फैलाने से सिर्फ चर्च तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा और कुछ नहीं। तब ये सुनते हुए नाइटिंगेल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी रोलैंड क्या रहा होता है द सेक्रेट पनिशमेंट आर्मी, ये वही है जिसके बारे में वेंडी ने बताया था, चर्च का सबसे पावरफुल सोल्जर्स वेल एक ट्रांससेंडेंट के रूप में तुम उनके कितने सोल्जर्स के साथ लड़ सकते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रही होती है मैं एक साथ 3 को संभाल सकती हूँ। तभी रोलैंड क्या रहा था तो फिर ठीक है चलो एक स्पेयर करते हैं, एक फेयर फाइट ऑन 1-on-1। अगर मेरा नाइट सीधे तौर पर तुम्हें हरा देता है तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास चर्च से लड़ने की एबिलिटी है ना? तो उसकी बातें सुनते हुए वो एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कह रही होती है दिलचस्प, हालांकि मैं हारने वाली नहीं हूँ।
तो जल्दी से अभी तुम्हारी नाइट को बुलाओ। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, अभी नहीं, मुझे तैयारी करने के लिए 1 सप्ताह चाहिए और 1 सप्ताह के दौरान तुम इस महल में रह सकते हो और दूसरे विचेस के साथ इस टाउन लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। इससे शायद तुम्हारी राय बदल जाए। तो ऐश वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, या फिर ये विचेस अपना मन बदल ले और मेरे साथ ये सिटी छोड़ दे। तभी रोलैंड से रोकते हुए कह रहा होता है, रुको ऐश, जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो मुझे डेजावू का एहसास हुआ। क्या मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है? तो उसकी बात सुनते हुए वो काफी गुस्सा होते हुए वो उससे कह रही होती है, तो तुम्हारे पास एक इम्प्रेशन है। अगर टिली ने मुझे नहीं रोका होता तो सच में मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देती। ये कहते हुए वो काफी जोरों से चिल्लाती है, जो कि देखते हुए वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे नाइटिंगेल अजीब तरीके से उसे देखते हुए कह रही होती है, महाराज क्या ऐसा नहीं कि तुमने उसके बट को छुआ है? जो कि देखते हुए एना कह रही होती है, क्या बट? तो रोलैंड चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या? और आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम मुझे किस तरह के इंसान समझते हो और तुम्हारा मतलब क्या है? तभी एना कह रही होती है, महाराज क्या आप सचमुच श्योर है कि आप एक ट्रांसेंडेंट विच को नाइट के साथ हरा सकते हैं? और अगर आप फेल हो जाते हो तो आप पर जो दूसरे विचेस का ट्रस्ट है उसे भी हार्म हो सकता है। तो रोलैंड कह रहा होता है, हालांकि खुद के फिजिकल एबिलिटी को बूस्ट करने के लिए विचेस स्टोन ऑफ डिवाइन जजमेंट से अफेक्टेड नहीं होते हैं, वो अपने खुद के बॉडी से फाइट करते हैं। लेकिन अगर मैं एक ऐसा वेपन डिजाइन करता हूँ जो कि फायर के रेट को बनाए रख सके, मेरे जीतने के चांसेस कम से कम 70% हो जाएगी। और मैं पहले ही बेसिक बातें समझ चुका हूँ। सबसे पहले मुझे नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर गन कॉटन की जरूरत होगी और इसे बनाना ये बहुत ही ज्यादा इजी है। मुझे बस 2 टाइप के कॉटन को एक स्ट्रॉन्ग एसिड में डुबोना है। इसी के साथ मेरे पास ड्यूक एसिड की बहुत ही बड़ी सप्लाई है। हालांकि मुझे अभी डिग्रीज करना होगा। और ऐसे ही वो इसके बारे में बात कर रहा होता है, जहाँ पे ये सब देखते हुए नाइटिंगेल काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे ये सारी चीजें घंटा को समझ में नहीं आती। दूसरी तरफ हम बाहर ऐश को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ते हुए मनीमन कह रही होती है, वो पहले क्लियरली एक यूजलेस रैट था, लेकिन अभी अभी उसकी ऑरा ये बिल्कुल एक किंग की जैसा लग रही थी। आखिर ऐसा क्यों? तभी अचानक से उसके ऊपर अटैक होता है जिससे वो बार बार बचती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि नाइटिंगेल फिर से उसके ऊपर अटैक करती है, जहाँ पे ऐश उसे काउंटर कर लेती है। तो देखिए नाइटिंगेल कह रही होती है, मुझे एक ट्रांसेंडेंट से यही उम्मीद थी। ऐश उससे कह रही होती है, क्या ये एक वार्निंग थी? तो नाइटिंगेल उससे कह रही होती है, मैं बस जानना चाहती थी कि एक ट्रांसेंडेंट के पास आकर कितना पावर होता है। तो ऐश उससे कह रही होती है, मुझे लगा कि तुम एक ऑर्डर के तहत यहाँ पे आए हो। तो वो उससे कह रही होती है, वेल ऐसा नहीं है, तुम महाराज के गेस्ट हो और मुझे आशा है कि तुम बॉर्डर टाउन में अपना टाइम को एंजॉय करोगी। हालांकि अगर तुम हमारे महाराज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो तो मैं अपने ब्लेड को नीचे नहीं रखूंगी। इसी के कुछ समय बाद हमें बॉर्डर टाउन के बोर्ड का सीन दिखाया जाता है। हम एक एल्केमिस्ट को देखते हैं जो कि अपने अपेरेंटिस से कह रहा होता है, माय डियर अपेरेंटिस चार्ल्स, मुझे आशा है कि जब तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तुम बिल्कुल अच्छे होंगे। मुझे रेड वाटर सिटी की एल्केमी लैबोरेटरी छोड़े हुए 1 सप्ताह हो चुका है और मैं कुछ ही समय में बॉर्डर टाउन में पहुंचने वाला हूँ और 4th प्रिंस से मिलने वाला हूँ। इसी के साथ गाइस हमें बताया जाता है ये जो पर्सन है ये काइले सीची है, जो कि एक एल्केमिस्ट है। जहाँ पे उस लेटर में कह रहा होता है, उनके मैसेंजर के लेटर में जीनियस जैसी एल्केमी के बारे में जिक्र किया गया है और इसमें मुझे हैरानी हुई। ये कहते हुए वो अपनी पहले की बातें याद करता है, जहाँ पे वो उस लेटर को देखता है जिसमें कई सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए होते हैं। जहाँ पे ये सब याद करते हुए वो कह रहा होता है, मैं सोचता था कि एल्केमी इस केओस के भीतर सच को ढूंढने का एक बेस है। जहाँ पे पूरे समय रॉयल एल्केमी सोसाइटी के साथ हमारा झगड़ा भी इन लॉस और उनके पावर को एक्सप्लोर करते समय होता था, लेकिन 4th प्रिंस ने मुझे एक अलग व्यू दिखाया है। एल्केमी तुम्हारी और मेरी कल्पना से भी कई ज्यादा है। इसमें उतना ही सच है जितना 1 + 1 2 के बराबर होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, सब्सटेंस को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हालांकि मुझे नहीं पता था कि 4th प्रिंस इतनी गहराई तक कैसे जा सकते हैं। मेरा मानना यह है कि जब मैं बॉर्डर टाउन में पहुंच जाऊंगा तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बॉर्डर टाउन में एंटर करता है। इसी के साथ गाइस अगर तुमने नोटिस नहीं किया है तो उनके पीछे फेरलिन एल्टेक और एक लेडी है। खैर सीन चेंज होता है, हम रोलैंड के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि रोलैंड 2 चुम्बक से एक व्हील बनाता है जो कि लगातार घूमती जा रही होती है। ये सब देखते हुए मून और एना दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। जहाँ पे रोलैंड कह रहा होता है, तो बताओ तुम क्या सोचती हो मून, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और इसी के साथ मुझे डीसी मोटर के डेवलपमेंट पर भी तुम्हारी जरूरत होगी। जो कि देखती हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अभी वहाँ पे काट रहा आता है और कह रहा होता है, महाराज
रेड वाटर सिटी का फर्स्ट सीट एल्केमिस्ट यहाँ पे आ चुका है। तो ये देख के रोलैंडो से कह रहा होता है, अच्छा ये तो बहुत ही बढ़िया है, उसे अंदर लेके आओ। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि काइले सीची अंदर आता है, जहाँ पे वो अंदर आते हुए कह रहा होता है, महाराज मैं काइले सीची हूँ और मैं आपकी इन्विटेशन की वजह से यहाँ पे आया हूँ। तो अगर आप जल्दी में नहीं है तो मैं तुरंत मेरे लेटर पर मेंशन किए गए इक्वेशन पर डिस्कस करना चाहता हूँ। तो उसकी बात सुनते हुए रोलैंडो से कह रहा होता है, ठीक है तो तुम मेरे इक्वेशन के बारे में बात करना चाहती हो। तो काइले सीची उससे कह रहा होता है, क्या आपने उसे खुद लिखा है? तो रोलैंडो से कुछ बताता है, जो कि देखते हुए काइले सीची बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कहते कि क्या ऐसा हो सकता है कि रॉयल एल्केमिस्ट सोसाइटी इसके साथ ही आई हो। तो रोलैंडो से कह रहा होता है, ये इक्वेशन 400 इयर्स ओल्ड एशियन बुक से डिस्कवर किया गया है, जहाँ पे मैंने ऐसे कोइंसिडेंस से खोजा है। ऐसा लगता है कि उस युग के दौरान स्कॉलर्स के एल्केमी को केमिस्ट्री कहा जाता था। तो काइले सीची बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहते कि क्या केमिस्ट्री? तो रोलैंडो से कह रहा होता है, हाँ सही, उस किताब में उन्होंने एक हिपोथेटिकल मेंशन किया, द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। इस दुनिया में हर एक सब्सटेंस डिसअपीयर या फिर ग्रो नहीं हुआ है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी केक लेके आई हुई होती है, जो कि देखते रोलैंड कहता है, जैसे ये केक अगर तुम इसे खाते हो तो तुम इसका कुछ हिस्सा अब्सॉर्ब कर लोगे, बाकी बचा हुआ हिस्सा वो डिस्पोज कर दोगे। तो अगर हम तुम्हारे जरिए अब्सॉर्ब किए गए भाग और डिस्पोज किए गए पार्ट को जोड़ दे तो उनका जो मास है ये सेम होना चाहिए। तो उसकी बातें सुनते हुए वो एल्केमी और उस लेडी दोनों को ही कुछ भी समझ में नहीं आता, जहाँ पे काइले सीची उससे कह रहा होता है, लेकिन महाराज रुकिए, अगर मैं लकड़ी के एक टुकड़े को जलाकर राख बना दूं, चाहे कुछ भी हो जाए, राख का वजन हमेशा लकड़ी से हल्का होगा और अगर कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता तो फिर आखिर उसका मास ये कहाँ चले जाएगा। तो रोलैंडो से कह रहा होता है, वो गैस और पानी बन गए हैं, जहाँ उस लकड़ी में जितना भी पानी मौजूद था वो आग से जलकर भाप बन गया और इसीलिए बचा हुआ जो हिस्सा है वो राख ही बचेगी। तो उसकी बातें सुनते हुए काइले सीची उससे कह रहा होता है कि ये चीजें बुक्स में लिखी है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड एक अजीब सा चेहरा बनाता है, जहाँ पे वो एक बुक बाहर निकालता है, जो कि केमिस्ट्री नंबर 101 होती है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है, अगर तुम मेरे लिए वर्क करते हो तो मैं तुम्हें ये बुक पढ़ने के लिए दे सकता हूँ। एंड गाइस, इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ कमेंट में अपना प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।